नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मुकीत ताहिर मलिक साहब, जो रिटायर्ड कैप्टन हैं, पेशे के एतबार से, तालीम के एतबार से इंजीनियर हैं और अपने शौक़ के एतबार से ये बैनुल-अक़वामी अमूर में दिलचस्पी रखते हैं और उस पर अपना ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं। हमारे दूसरे शरीक गुफ्तगू हैं जाने पहचाने सहाफ़ी और तजिया निगार जनाब वक़ार असलम साहब। आपका जनाब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। वक़ार असलम साहब, खलीज के अंदर जो दूसरी जंग जारी है, एक जंग तो शाम में गुज़श्ता 8-9 साल से लड़ी जा रही है और जो अक़वाम मग़रिब हैं, क्रिश्चियन वर्ल्ड है, उसने 2 हिस्सों में तकसीम है और दोनों तरफ से मारने और मरने वाले मुसलमान हैं। शाम को खंडर बना दिया है, उससे पहले इन्हीं ईसाई अक़वाम ने इराक़ को खंडर बनाया था और अब इसराइल जो है वो 7 अक्टूबर 2023 से हमास को दहशतगर्द गिरोह करार देकर उसकी यानी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर लगा हुआ है और उसने खासी हद तक नस्ल कुशी कर दी है। गज़ा, मगरबी किनारा और उसके बाद लिबनान में उसने जो है वो आतिश और आन का जहन्नम जो है वो खोल दिया है। ईसाई दुनिया जिसकी क़ियादत अमेरिका और बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इस तरह के मुल्क कर रहे हैं, वो सारे यक ज़ुबान होकर इसराइल को नकद और गोला बारूद की शक्ल में इमदाद फराहम कर रहे हैं। हमास को एक तंजीम के तौर पे ख़त्म करने का मिशन लेकर ये जो इसराइली क़ियादत है, सेहूनी रियासत जो है ये लगी हुई है और अब उन्होंने इस्माइल हानिया के बाद जो उनके दूसरे 9 मुंतखब रहनुमा थे उनको भी शहीद कर दिया है। ये ताज़ा तरीन ख़बर है, इस पर आपका इनटेक चाहिए। जी पाशा साहब, जैसे कि सहूनी कुव्वतों का जो वतीरा रहा है वो शुरू से ही मतलब वो एक गासबाना रवैया रहा है और 1967 से जब से यूएन ने भी इसको पसे पुश डाल दिया तो ये मामला तूल पकड़ता गया और जो हमास के इस वक्त के लीडर हैं, हमास के लीडर्स में से मतलब हम बात करें इस्माइल हनिया थे और अब एक रिसेंट भी शहादत हुई है, तो मेजर मतलब 3 शहादतें होंगी गो के। अभी इस चीज़ का हम तस्करा नहीं कर रहे कि उनकी जो पूरे के पूरे ख़ानदान है वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रहे, हिम्मत शिकस्ता नहीं हो रहे, बल्कि वो अपनी जंग जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि इसराइल का मतलब इसके हम बैकड्रॉप में अगर जाएं तो सबसे पहले देखें तो ऑस्लो अकॉर्ड्स होती हैं, उनका जो मतलब लिबरल वज़ीर आज़म होता है राबिन, वो जब इस पर कोई मतलब एग्रीमेंट की तरफ जाता है या कोई सुलह की जानिब थोड़ी सी अपनी सोच का इजहार करता है तो फिर एक एक्सट्रीमिस्ट उसे कत्ल कर देता है। उसके बाद फिर 2001 में डेविड कैंप के नाम पे एक एग्रीमेंट किया जाता है जो कि नाकामी का बायस बनता है, क्योंकि उस वक्त जो PLO जो कि इसराइल की पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कुछ तजादात पैदा हो जाते हैं महमूद अब्बास साहब और यासिर अरफात साहब में। तो अब देखना ही है कि किस तरह से पूरी आलमी जो कुव्वतें हैं वो किस तरह से इसराइल की हिमायत कर रही हैं और ईरान इस वक्त किस तरह मतलब इस्लामी दुनिया में ईरान एक अकेला मुल्क है जो कि हमास एक सुन्नी तंजीम है और जबकि देखा जाए तो ईरान एक शिया मुल्क कहा जाता है। बिल्कुल जी, इमाम खुमैनी की अगर आप तालीमात देखें, लेकिन फिर भी वो हक के साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब सेक्टेरियनिज्म तो यहाँ पे जो उन्होंने क्रिएट किया था इसराइलियों ने या जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी
जो उन्होंने आपस में इनके तजादात पैदा किए थे वो तो अपने तय मर गए ना। जब आप मतलब हमास पर हमला होता है तो हिजबुल्लाह भी खड़ी होती है फिर और हमास जो है वो सिर्फ सुन्नी नहीं है बल्कि अल्ट्रा सुन्नी है और लेकिन वो इत्तेफाक से चल रहे हैं। मतलब उस वक्त महमूद अब्बास साहब जो उधर के सदर हैं फलस्तीन के, उनके साथ बड़ी कोऑर्डिनेशन है और इसमें कोई शक नहीं कि हमास ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो उधर की जो गवर्नमेंट है उसने हमास को अपना एक सेवियर समझ लिया और इस सेवियर समझने की वजह ये है कि 7 अक्टूबर को अगर हमास ये मतलब जारियत का जवाब देने की कोशिश ना करती तो मेरे ख्याल से वो आज ये जुल्म कहीं आगे बढ़ चुका होता। गो के 47,000 लोग लुकमा अजल बन चुके हैं इसका, लेकिन अभी भी जो एक रेजिस्टेंस की मूवमेंट बाकी है उसका क्रेडिट हिजबुल्लाह को, हमास को और तमाम वो लोग जो कि जिहादी हैं, जो कि अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे बल्कि इस जुल्म इस तबदाद के खिलाफ यकजान होकर खड़े हैं, उनको सल्यूट है और उनकी वजह से ही मतलब अभी ये रेजिस्टेंस जो है कि जंग जारी है और ये बाकी रहेगी। वक़ार असलम साहब ने बड़ी अहम बात कही है कि इतनी यानी पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है और इसराइल एक लम्हे के लिए भी रुके बगैर बमबारी कर रहा है, टारगेट किलिंग कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है लेकिन हमास से वो अपने कैदी नहीं छुड़ा सका। ये हमास की जो कुव्वत है, कुव्वत मुज़ामत है, कुव्वत मुकामत है, ये उसका एक बहुत बड़ा सबूत है जिसको वक़ार असलम साहब सल्यूट पेश कर रहे हैं। जी, तो हमास की जहाँ तक रोल रहा है उसके अलावा हिजबुल्लाह भी मतलब उनके भी हसन नसरुल्लाह शहीद हुए और उनके भी मतलब वो भी बैकफुट पे कोई भी तंजीम इस वक्त जाती नजर नहीं आती। मतलब बदयांती की इसराइल की इंतहा तो सर ये है कि जो लोग वेस्ट बैंक पे उनको जिनको रेफ्यूजी कैंप्स में भेजा जाता है उन रेफ्यूजी कैंप्स को भी उड़ा दिया जाता है क्योंकि वो नस्ल कुशी पर उतर आए हैं। उनका काम इस वक्त नस्ल कुशी है, हमास का बहाना है खात्मा। अगर वो करना भी मतलब चाहें या कहें कि वो खात्मा करना चाह रहे हैं तो वो एक तो पहली बात कर नहीं सकते। अगर करना मकसूद भी होता या सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहे होते तो फिर रेफ्यूजीज को तो टारगेट नहीं किया जाता। लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, गजा की जो छोटी सी पट्टी है मतलब वो बहुत बड़ा एरिया नहीं है, मतलब उस जगह भी अगर आपको ये तकलीफ है कि रेफ्यूजीज क्यों वहां पर जख्मी हालत में मौजूद हैं और आप उनके चीथड़े उड़ाने के से बाज नहीं आ रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि जारी हमास निशाना सिर्फ नहीं है, हमास नहीं बल्कि फलस्तीन की इंसानियत जो है। इंसानियत निशाना। जी मुकीद साहब। जी सर, आपकी इंटेक क्या है इसमें? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप देखें कि ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो वी हैव टू लुक टूवर्ड्स चाइनीज़ इंटरेस्ट इन दिस रीजन एज वेल। वो इस तरह के जो सऊदी अरेबिया का प्रोजेक्ट है नायाम सिटी, उसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यूएई में, कतर में, उनमें अराउंड $300 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ थ्रू द कंपनीज जो कि मतलब इजराइल के अंदर बेस्ड है या न्यूयॉर्क में बेस्ड है, मैनहट्टन में, सिलिकॉन वैली, उनमें। अब जो आपका डोनाल्ड ट्रंप था उसने ऑलमोस्ट जो इब्राहिम अकॉर्ड्स की उसमें यूएई मतलब हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, उसके अलावा जॉर्डन हो गया, इन सब ने रिकग्नाइज़ कर लिया इजराइल को। बट द इशू वाज कि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान और ऑब्वियसली पाकिस्तान, ये वो स्टेट्स हैं जिन्होंने रिकग्नाइज़ नहीं किया और मतलब इनकी तरफ से मज़ाहमत है। तो बेसिकली वो जो मज़ाहमत है उसको ख़त्म करने के लिए दे हैड टू क्रश हमास, क्योंकि इजराइल के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं इन यूएई, इन सऊदी अरेबिया जो उन्होंने फुलफ़िल करने हैं, बट वो फुलफ़िल नहीं हो सकते जब तक कि आपकी रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है। और सिमिलरली जो अरब कंट्रीज़ भी हैं वो भी अगर इनसे मतलब बातचीत करना चाह रही हैं तो वो हो नहीं सकता जब तक कि पैलेस्टाइन का कोई सलूशन ना हो। तो अब ये जो बेसिकली सारी डायनामिक्स हैं, अगर हम इनको सामने रखें और फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करें तो उसमें यही चीज़ सामने आती है कि जो हमास को जिन्होंने गज़ा में अटैक किया उससे इनके पास जो रेड सी के ऊपर जो इनकी डोमिनेंस है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो वहाँ से जो आपके रूट्स हैं सारी शिप्स के जो मेडिटेरेनियन के अंदर जा रही हैं या मतलब वो वहाँ से क्रॉस कर रही हैं, ऑलमोस्ट 40% आपकी जो शिपिंग लेन्स हैं वो कवर करते हैं वो जो सारा रीजन है। अब इसराइल का वहाँ भी होल्ड हो जाएगा तो देन इट कैन थिंक अबाउट एडवांसिंग
इनटू अदर स्टेट्स, मतलब अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ज़रूरी था उसके लिए कि वो गाज़ा के अंदर इस तरह की मतलब उसने तबाही मचाई, और लेबनान में भी, ताकि जो रेजिस्टेंस जिन एलिमेंट्स की तरफ से है उनको वो बेसिकली एलिमिनेट कर दे। तो मेरे ख्याल में ये वजह है इसकी। यस, वकार असलम साहब, ये इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि पाकिस्तान की तरफ से इसराइल को तस्लीम किए जाने के हवाले से रेजिस्टेंस है, लेकिन पिछले दिनों में जो यरूशलेम पोस्ट और इसराइल के दूसरे अखबारों में कुछ मज़ामीन छपे हैं जिसमें इस बात का बरमला इजहार किया गया है कि इमरान खान साहब ने रब्ता किया था, रब्ताकारी की थी, और पैगाम में जो आया था कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। और फिर जो ये मजमून निगार हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर क्रिएटिंग गुड रिलेशनशिप विद इसराइल, तो इमरान खान इज़ द मोस्ट सूटेबल चॉइस फॉर इसराइल। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे मैं समझता हूँ कि सहूनी कुव्वतें जो हैं वो इसलिए इमरान खान पे ट्रस्ट इस्टेब्लिश रखती हैं अपना कि वो उनके साबिका दामाद भी रहे हैं और उनके साथ मतलब एक रूट्स उनके इस्टेब्लिश्ड हैं। उन्हें पता है कि वो एक लिबरल किस्म के आदमी है, एक किस किस्म के? लिबरल किस्म और वो इतना बुरा नहीं मनाएंगे। मतलब वो अगर हेड ऑफ स्टेट अगर रह जाते तो मेरा ख्याल है कि वो ये करवा लेते। ये उस वक्त की बात है जब ये अभिनंदन वाला वाकया नहीं हुआ था और पाकिस्तान और बड़ी टेंशन बढ़ गई थी, एस्केलेट हो गई थी पाकिस्तान और इंडिया के माबैन। उस वक्त भी ये जो मतलब चिट्ठियां भेज रहे थे खान साहब और मतलब आमादा थे, क्योंकि वो सऊदी अरब का उस वक्त सऊदी अरब के जो वली अहद हैं वो भी पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए थे, तो और इन्होंने उनको बिठा के उनकी ड्राइव भी की थी। और ये बड़े इंस्पायर हुए थे कि 2030 का विजन है सऊदी अरब का, तो हम भी इस पे क्यों नहीं काम कर सकते। तो ये हो सकता था। मेरे ख्याल में ये है कि बेसिकली वो ये चीज़ देखते हैं कि इस वक्त जो कंट्री की सूरत हाल है उसमें अगर वो पाकिस्तान में कोई किसी ओपिनियन को उजागर कर सकते हैं तो वो थ्रू इमरान खान ही किया जा सकता है। यानी आप उस ओपिनियन से एग्री करते हैं, मतलब कि इमरान खान इज द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर इसराइल। जी, उनको ये लगता है कि इमरान खान को के अंदर अगर आप ये शऊर पैदा कर देंगे उसकी आवाम के अंदर, तो ये है कि वो उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। बिकॉज ऐसा हुआ भी है और आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे चौधरी फवाद साहब हैं, जो हमारे मतलब एक्स मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, चौधरी फवाद साहब जो हैं, फवाद साहब, उनके दौर में भी ये हमें आया सामने कि कोई जहाज़ आया है विदाउट एनी प्लेट आया है और इधर आके लैंड किया है पाकिस्तान के अंदर, और उस पर बड़ी बातें हुई कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ पीटीआई के दौर में। लेकिन वो चीज़ इसीलिए दब गई बिकॉज पाकिस्तान ने एक स्टैंड ले लिया। इवन इमरान खान ने खुद भी कहा कि अगर जिना साहब ने कहा कि दिस इज़ लाइक अ डैगर इन द मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम इसको रिकग्नाइज कर लें। और उसको रिकग्नाइज करने के बहुत ज़्यादा और भी रिपरकशंस हो सकते हैं। ऑब्वियसली कश्मीर इशू है वो है, बट इसराइल को इस चीज़ का पता है कि इमरान खान को अगर हमने इस चीज़ पे ले आए तो जो उसकी आवाम है, इट वुड बी ईजियर to recognize Israel for Pakistan in that context। लेकिन इसमें आप समझें कि उन्होंने एक डिवाइड करने की ओपिनियन कोशिश की है मेरे ख्याल में। अच्छा वकार असलम साहब, इसराइल को दुनिया के बेशतर ममालिक ने तस्लीम नहीं किया, तो क्या इसराइल इलाके का बदमाश बनने से बाज आ गया? हम भी तस्लीम नहीं करेंगे तो क्या इसराइल की जो कुव्वत है, इसराइल का ज़ोनिस्ट रियासत का जो ख्वाब है कि ग्रेटर इसराइल को हम कायम करेंगे, थर्ड टेम्पल बनाएंगे, दुनिया पर हुकूमत करेंगे, क्या हम उसकी राह में मुज़ाहम हुए हैं या हो सकते हैं? नहीं, हम तो इसके मुज़ाहम नहीं हो सकते। इसमें जो हमास जैसी तंजीमें हैं वही कारगर साबित हुई हैं। और रही बात कि जिस तरह से इन्होंने इंटरलिंक किया है कि चाइना की भी एक इंटरनेशनल लॉबी है और चाइना की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, तो उसी तरह से मैं इस बात से मतलब एग्री करता हूँ कि जो इसराइल है वो भी बेसिकली मेडिटेरेनियन सी जो है उस तक रसाई उसके लिए बड़ी मतलब मुश्किल हो गई। और हमास क्योंकि उधर के एक रास्ते से वाकिफ है और हमास ने एक मतलब एक रेजिस्टेंस की अपनी कुव्वत भी शो कराई
और जो वो ट्रेड था, वो जितनी भी बमबारी कर ले, आज भी वो ज़मीनी तौर पे नहीं पहुंच सका। मतलब नहीं पहुंच इसको 1.25 साल तकरीबन होने को है, मतलब 1 साल से ऊपर चला गया है ये अरसा जब ये बमबारी कर रहे हैं, लोगों की शहादतें हो रही हैं फ़लस्तीनियों की। लेकिन रेड सी एक बड़ा कारगर जरिया है, मतलब गजा स्ट्राइप के बिल्कुल साथ वेस्ट बैंक जिसे हम कहें, वो उससे चाहता है कि वो मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचे, और फिर वो इसी तरह से मतलब ना सिर्फ वहां पहुंचने से उसका एक इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ेगा, बल्कि बिजनेस और मॉनेटरीली जो है वो इसराइल चाइना से भी मुझे लगता है कि ऊपर चला जाएगा। यानी आप मेरे सवाल को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइल अब तस्लीम होने या तस्लीम ना होने की मंजिल से आगे निकल गया है, और अब वो अपने जो उसके डिजाइन्स हैं ग्रेटर इसराइल के, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा है। तो हम तस्लीम करें या ना करें, इट मेक्स नो डिफरेंस। और इसराइल के जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने तो ये बाकायदा पिछले दिनों में ऐलान भी किया है कि अब हमें दुनिया की रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुनिया को हमारी ज़रूरत है। पहले वो बड़े खुश होते थे जब कोई रिकग्निशन की बात करता था ना, अब वो कहते हैं कि हम थोड़ा मेचोरिटी की जानिब चले गए हैं। पहले लोग आर्टिकल लिखते थे कि मैं इसराइली होना चाहता हूँ, उनको सिटीजनशिप मिल जाती थी, बड़ी चीज़ें थी। लेकिन अब वो बड़ा अपने आप को मंजिल के करीब समझ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसराइल में अगर जो हमास और हिजबुल्लाह जैसी तंजीमें हैं, जो कि मतलब और लिबरेशन फ्रंट है, वो किसी सूरत ये पॉसिबल नहीं होने देंगी। ये 20 साल ये मामला इस तरह लटकता रहेगा, तूल मिलती रहेगी। और इसमें अमेरिका या कोई भी मतलब इसमें बड़ा मैटर करता है कि इंटरनेशनली अब कौन आता है। इसराइल ने अपने जो मोहरा है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जो बाइडन उनके लिए मतलब ऊपर से तो कहता है कि मतलब हम मदद फराहम करेंगे, इसराइल की मदद करें, लेकिन उन्हें पता है कि अगर वो जंग को ख़त्म करा सकता है या हमें कोई जान खलासी करवा सकता है तो वो ट्रंप है। तो अब आप देखें कि एलॉन मस्क भी उसमें कैंपेन में उतर आया है, उसको जेल से निकालने की बातें भी की जा रही हैं। किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। और उसके केसेस खत्म करने की बातें भी की जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। लेकिन इसमें मुझे अगर देखें तो डेमोक्रेट्स ने अमेरिका थोड़ा इरेलेवेंट हो रहा है, लेकिन अमेरिका की बड़ा मैटर करता है कि अमेरिका का टिल्ट किस तरफ रहेगा। तो डेमोक्रेट्स की जो कमला हैरिस हैं, उनका जो मतलब उनकी कैंपेन है वो इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर तो मतलब इसी तरह से चलता रहा तो ट्रंप, मुझे लगता है कि इसराइल की भरपूर कोशिश होगी कि वो ट्रंप को ले आए और फिर उनकी मतलब सुलह सफाई करवा के उनका ये मामला रफा दफा करवाए। जी मुकीद साहब, इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जो मतलब इसराइल की जो 97% इकोनॉमी आज है, वो उसकी डिफेंस जो उसकी इंडस्ट्री है, जो उसके F-35 का प्रोजेक्ट है अमेरिका के साथ, जो उसकी आयरन डोम शील्ड है, वो उसके ऊपर बेस करती है। जो हम प्रोडक्ट्स बायकॉट कर रहे हैं वो मॉरली तो इट इज़ गुड कि हम उनको बायकॉट कर रहे हैं, बट टोटल 3% इफेक्ट है जो उसका मुस्लिम वर्ल्ड का आ रहा है इसराइल के ऊपर। इसीलिए इसराइल, जिस तरह आपने बात की और इन्होंने की, कि वो कहते हैं कि रिकग्नाइज करने से हमें फ़र्क मतलब या नहीं करने से नहीं पड़ता, बिकॉज उसने इतना डीपली पेनिट्रेट कर दिया है वो दुनिया की डिफेंस स्ट्रक्चर के अंदर। इंडिया में वो मतलब एक्सपोर्टर है। फिर ये जो अज़रबैजान मतलब अर्मेनिया की वॉर थी, इसके अंदर भी उसने आर्म्स एक्सपोर्ट किया। अमेरिका का एक्सपोर्टर है वो आप देख लें, वो जो मामूली सी वो वॉकी टॉकीज थी, पेजर थे, वो भी वहीं से बन के आ रहे, उनके जरिए देखे उसने ये हल्की सी डेमो है इस बात की कि इसराइल जो है वो टेक्नोलॉजिकली इतना स्ट्रांग है कि वो जस्ट बाय स्विचिंग ए बटन वो कुछ भी कर सकता है। जी इसमें सर इस तरह जो साइबर वॉरफेयर है ना, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज जो हैं वो इसराइल की बहुत आगे तक जा चुकी हैं। मतलब कोई भी डिवाइस है, इट इज़ नॉट इम्यून फ्रॉम इसराइल, वहाँ तक पहुँच है। जी फ्रॉम इसराइली सर्वेलेंस सिस्टम। इसी वजह से तो आपने देखा वो पेजर्स और वॉकी टॉकीज, फिर उसके बाद जो उन्होंने मेजर कासिम सुलेमानी को शहीद किया था ईरान में, उसके अंदर भी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया। तो वो उनका कोई मतलब इसमें सानी नहीं है, प्रेसिडेंस कोई नहीं है इसराइल का।
हाँ, जो हम बाइकआउट कर रहे हैं और एज मुस्लिम वर्ल्ड वो हमारा फर्ज भी बनता है, वो हम मॉरली कर रहे हैं, लेकिन उसका इकोनॉमिकली इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ 3% है 3% है। और इसराइल जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और वो फलस्तीनियों की जो नस्ल कशी है वो किए बगैर नहीं रह रहा। बाज नहीं आएगा। नहीं। नाज़रीन, ये हमारी माहिरीन के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हम वक्फे में जाने से पहले बात कर रहे थे कि इसराइल जो है वो एक साइबर सिक्योरिटी में एक केपेबल, रादर मोर देन केपेबल वर्ल्ड पावर बन चुका है और वो फ़लस्तीनियों की हमास का ख़ात्मा नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जो है उसका अल्टीमेट टारगेट है। और पाकिस्तान में जो इमरान खान के हवाले से बातें हो रही थी कि ये इसराइल के लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि इसराइल के साथ पाकिस्तान के क्वाडी रिलेशनशिप कायम हो जाएं और अल्टीमेटली पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, तो इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा था, ये इसराइल के अखबार में लिखा हुआ है कि ये एक गुड ऑप्शन है फॉर इसराइल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने रिसेंटली SCO की, शंघाई तावन कौंसिल की जो मेज़बानी की है, उससे जो पाकिस्तान के इमेज के अंदर इजाफ़ा हुआ है, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी इमेज में इजाफ़ा हुआ है। आइए हम अपने माहिरीन से पूछते हैं कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पाकिस्तान की सफारतकारी पे क्या होगा। जी वकार असलम साहब। जी पाशा साहब, जैसे कि 23वीं ये समिट था जो कि पाकिस्तान ने होस्ट किया है और इसमें हैरत की बात ये थी कि इंडिया से भी मतलब नुमाइंदगी थी जो कि बड़ी आला सतह पर वज़ीर खारजा उनके जयशंकर जो हैं वो खुद तशरीफ लाए हैं। बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बाकी ममालिक के भी सरबराहान और मतलब जो चीन के वज़ीर-ए-आज़म इंटेग्रल लोग हैं वो शरीक हुए हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ का इयादा किया है कि जो एक टेंशन थी ना कि मतलब इंडिया साइनो इंडियन टेंशन चल रही थी, वो भी एक थोड़ी सी ब्रेक हुई है। इंडिया ने थोड़ा रशिया की जानिब भी अपने टिल्ट का इजहार किया है कि मतलब वो दोस्ती चाहता है या वो बायलैटरल टाइज या यूनिटैरल मतलब मुआहदे हैं उनको भी करना चाहता है रूस के साथ भी। तो इसमें पाकिस्तान का एक तो इमेज पूरी दुनिया में जो ट्रस्ट बहाल नहीं हो पा रहा था, जो इकॉनमी हमारी 0.29 GDP पे खड़ी थी, वो अब स्टेट बैंक ने भी प्रेडिक्ट कर दिया कि 3.5 पे इंशाल्लाह 2025 में टच करने जा रही है। 3.25 को टच करने जा रही है। और इसकी मतलब इसका सहरा मुझे लगता है कि मतलब अपना दुनिया का ट्रस्ट बहाल होना शुरू हो गया और इस समिट को सक्सेसफुली कराना, मतलब हमने इस चीज़ को तो बड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि हमने रोड्स बंद कर दी या वो कर दी, जबकि एक इंतशारी टोला जो है वो हर वक्त सबूताज करने के लिए हर चीज़ को मौजूद था। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स तो आपको लेने पड़ने थे क्योंकि आप घनसाई नहीं करा सकते थे पूरी दुनिया में कि चीन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर मौजूद है और ये इंतशारी टोला वहाँ पे टी चौक बंद करके या रेड जोन में हमलावर हो जाए, तो वो अच्छा इमेज नहीं जाना था। मेरे ख्याल है स्टेबिलिटी आ रही है और स्टेबिलिटी की वजह ये है कि मतलब पूरी दुनिया अब ना दुनिया बीच आ रही है और ये जो 12 ममालिक इस वक्त इसमें शरीक हुए हैं, उसके बाद इससे पूरी दुनिया को भी एक मैसेज गया है और वो इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं कि 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, वो इसका इयादा किया तमाम मुल्कों ने और वो तैयार है, मतलब उन्होंने मतलब बाहें फैलाकर मतलब एक बात की है कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे या जो भी वेंचर हम इकट्ठे कर सकें वो हम करेंगे और इकॉनमी को स्टेबलाइज मतलब अपनी ना सिर्फ उनकी इकॉनमी से स्टेबलाइज होगी बल्कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की शनीद भी मिल गई है इससे हमें। ये 2 रोज़ा सेकंड फेज मुकार असलम साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये चाइना का ब्रेन चाइल्ड है ऐसे और आप देखें इसी प्लेटफॉर्म पर इस्लामाबाद में 4 एटमी ताकतें इकट्ठी थी, पाकिस्तान, चीन, रूस, इंडिया, यानी और दुनिया की 40% जियोग्राफी की नुमाइंदगी हो रही थी। दुनिया की 25% जो
इकोनॉमी है उसको वो मौजूद थी यहाँ वो मौजूद थी यहाँ पर। तो इट्स ए ह्यूज, इट वाज डेफिनेटली ए ह्यूज सेंट्रल गैदरिंग, एशिया की पावर्स मौजूद थी सर ठीक यहाँ है। पे जी। और ये क्योंकि चाइना इसका ब्रेन चाइल्ड है, तो चाइना ने जो ग्लोबल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट दिया है कि एड नहीं ट्रेड, और एक ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए आपको जो चाहिए हम देते हैं। आप देखिए ना, वन बेल्ट वन रोड, जी, जी, 3 बर्रे आज़मों के अंदर, प्रोग्रेशन पे भी बात हुई है, ठीक है। तो वो क्या है कि चीन नोटों के थैले नहीं, कंटेनर भर भर के हर मुल्क में जाता है। वो जैसे हम पंजाबी में नहीं लेके कहते जाता थे है। कि हमारे महलों में आया करते थे, मंजी पीढ़ी ठुका लो, पांडे कली करा लो। तो चीन पूरी दुनिया में नोट लेके जा रहा है कि कुछ कराना जे, इन्वेस्टमेंट सड़क बनानी जे, हाँ जी, रेल रोड बनाने जे, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो फिर चीन हाजिर है। की चाहिए जे दसो। तो ये एक नया उसने कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया है कि अपना पैसा इन्वेस्ट करके तो वो मुल्क को उठाता है। और इस हवाले से ये जो वन बेल्ट वन रोड है ये ऑन बोर्ड हो चुका है, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल, अब ये अमली हकीकत समझ है। बना दिया गया। और 3 बर्रे आज़म जो हैं वो चाइना के इस प्रोजेक्ट के जरिए मिल चुके हैं। रोड्स पे कंटेनर चलने शुरू हो गए हैं, शिप्स चलने शुरू हो गए हैं, सड़कें बन चुकी हैं। तो ये जो चीन का एक वर्ल्ड विजन था वो इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया है। और हम एक लटक के वो नहीं होते जैसे तुफैलिए, हम तो तुफैली है ना, क्योंकि हमारा तो अपना सिस्टम है ही कोई नहीं, हमारे यहाँ हर 3 साल के बाद हुकूमत खत्म हो जाती है। तो हम लटक के चीन के उस वैगन के साथ, तो हमारे अंदर भी देखे ना ये सी पैक के मनसूबों पर $50+ बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, $30+ बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। गवादर का जो पोर्ट है और एयरपोर्ट जो है वो फॉल बन चुका है। और अब उसका मेरा ख्याल है कि ये आईनी तरमीम से हुकूमत फारग हो जाए तो शहबाज शरीफ साहब उधर भी फीती काटने चले जाएंगे। तो हम एक चीन के साथ रहकर एक बहुत बड़े यानी ग्लोबल गेम का एक एक्टिव हिस्सा जो है वो बनने जा नहीं रहे, बन चुके हैं। और अमलन चीन के स्टेक्स पाकिस्तान में आ चुके हैं अरबों डॉलर की सरमायाकारी के जरिए। और एससीओ का जो सरबराही इजलास होना है, ये इस बात की बात है, जी बड़े ऑनर की बात है। और इस बात की दलील है कि पाकिस्तान इज नाउ ए बिग प्लेयर। मुकीद साहब आप क्या कहेंगे? जी इसमें बेसिकली ये कि जो एससीओ का कॉन्सेप्ट था ना वो 2004 में स्टार्ट हुआ था, 2017 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था एससीओ का। तो 2017 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो आप यहाँ से देख लें कि अब ईरान और सऊदी अरेबिया ने भी 17 में नून लीग की हुकूमत थी। जी उस वक्त मतलब पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। और अब ईरान और बेलारूस ने 2023 के एंड में उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया एससीओ को। तो ईरान आपको पता है ऑलरेडी एक रीजन में ग्रोइंग पावर है और उसने भी जब इसको ज्वाइन कर लिया, प्लस बेलारूस है, इसमें ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मतलब रशिया है, वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। अब पाकिस्तान में कराने की जो सिग्निफिकेंस थी और फिर ये कि जो BRI है, जिस तरह आपने कहा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, वो इसीलिए इन्होंने एक थीम के तौर पे इस पर डिस्कस किया। बिकॉज मैंने बाजोड़ में काम किया तो तिमरगढ़ खार मोहम्मदगढ़ ये जो रोड हमने बनाई है बेसिकली साथ वजीरिस्तान से भी लिंक कर रहे हैं अफगान रिंग रोड के साथ। बिकॉज हमारा फ्यूचर ये है कि हमने सेंट्रल ट्रेड कॉरिडोर भी बनाना है अफगानिस्तान से, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को लिंक करेगा इससे। तो एससीओ CPEC नहीं, ये CPEC के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिंक ही तब बनेगा ना जब उधर से अफगानिस्तान से सड़कें सारी बनेंगी। तो ये जो 8 कंट्रीज हैं इनमें से वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स जब इधर आई हैं और उन्होंने आके पाकिस्तान में 13 है ना एससीओ में मेंबर, जी 10 है परमानेंट और बाकी 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स। तो जो 10 परमानेंट है जब उधर आए हैं उन्होंने आके इधर का माहौल देखा है, तो अब दे आर रेडी कि हम भी पंप इन करें CPEC में इन्वेस्टमेंट। बिकॉज
मतलब अल्टीमेटली तो सबको डिविडेंड्स मिलने हैं ना, ये गर्म पानी स्टार्टिंग फ्रॉम रशिया, कोई चाहता है ना। यस, स्टार्टिंग फ्रॉम रशिया, और वो पाकिस्तान है जरिए उसका। जी जी ऐसे ही। तो जो ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ना, वो एससीओ के जरिए बूस्ट हुआ है। ब्लू दूसरा इकोनॉमी मीन जो आपकी वाटर की इकोनॉमी है, वाटरवेज के जी जरिए। जी, बिकॉज इस वक्त जो इंडियन ओशन रीजन है IOR, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन। उसमें एक प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी किताब है, उसमें वो टिम मार्शल कहते हैं कि द फ्यूचर ऑफ 21st सेंचुरी लाइज इन द इंडियन ओशन, क्योंकि इंडियन ओशन पे जो डोमिनेंस है वो आपकी हो नहीं सकती। और अच्छी बात यह है कि इसमें इंडिया भी अब शामिल हो गया। और इंडिया के जयशंकर ने जी 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 बड़ी मुसर्रत का इजहार किया है कि जब ये कंक्लूड हो गई है तो जी, जी। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया, और पाकिस्तान ने जिस तरह उनकी पजीराई की, तो ये एक मौका मिला कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बर्फ आइस ब्रेक हो गई है। आइस ब्रेक हो गई वो है। असल में कहते थे कि मतलब पहले हर मुल्क की कोशिश होती थी कि वो अपने बायलैटरल ताल्लुकात रखे। जिस तरह आपने बात की कि चाइना की पाकिस्तान में इस वक्त 100 बिलियन को टच करने जा रही इन्वेस्टमेंट, उसी तरह से इंडिया में वो 250 बिलियन को टच कर चुकी है। तो वो बायलैटरल था, लेकिन अब इसमें प्लस पॉइंट ये है कि स्ट्रेटेजिक वैल्यू पाकिस्तान की इस तरह मतलब बढ़ी है कि अब वो यूनिलैटरल सारे कंट्रीज ने इस पर ट्रस्ट का इजहार कर दिया है, और वो चाह रहे हैं कि मतलब जॉइंट वेंचर करें, मतलब कोई दो मुल्क आपस में थ्रू होके अलहदा नहीं हो गए, बल्कि वो चाह रहे हैं कि इसको मतलब इकट्ठा इस वेंचर को चलाएं और इससे मुस्तफीद हो सके। और इसमें पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी आ रही है। वकार असलम साहब, आपकी बात बड़ी होती है। ये एक वक्त आया था कि पाकिस्तान में ये प्याज जो है ये 300 या 400 रुपए किलो हो गया था। तो उस वक्त हमने आवाज़ सुनी थी कि अगर हम इंडिया से ये इंपोर्ट कर लें तो ये शायद 100 रुपए किलो में हमें मार्केट में दस्तयाब होगा। तो ये इस तरह की, मतलब ये एक मैंने छोटी सी आपको मिसाल दी है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंडिया से ले सकते हैं और हमारी आवाम को फ़ायदा पहुंच सकता है। इसी तरह पाकिस्तान की कई चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान की स्पेशलिटी है। मसलन प्लास्टिक गुड्स जो हैं, प्लास्टिक के जो बर्तन हैं, इंडिया से जो मेहमान आते हैं हमारे यहाँ पर सिख, तो वो बड़े शौक से हमारे जो प्लास्टिक के बर्तन हैं, गुड्स हैं, वो लेकर जाते हैं। जिस वक्त ये सोवियत यूनियन के साथ जंग जारी थी अफगानिस्तान की, तो सोवियत यूनियन के सिपाहियों और उनके जो अफवाज थी, उनके दरमियान जो पाकिस्तान में जो जीन्स थी वो बड़ी मशहूर थी। हमारे यहाँ पर तो जीन्स मतलब का रुल पड़ा हुआ है ना। जी जी जी, मतलब उस जमाने में तो 20-20 रुपए की पैंट भी मिल जाती थी जीन्स की। तो वो बड़ी इसको, तो इस तरह जब मल्टीलैटरल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं तो तमाम जो फ्रीकैन होते हैं अपना अपना मसला हल कर सकते हैं इजीली। मतलब जिसको जिस चीज की कमी है वो दूसरे मुल्क सेम सा मुल्क से जी। ले सकते हैं। आपने वकार असलम साहब की गुफ्तगू जी 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 जी, इसमें जो सबसे बड़ी बात है एक और चीज़ के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एज सच तो बायलैटरल जो लोग कह रहे थे कि बातचीत होगी वो नहीं हो सकी, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि एससीओ की ही बेसिकली अम्ब्रेला के अंडर है रैट्स फोर्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड, वो इन्हीं की फोर्स है एससीओ की। अब उस एससीओ की फोर्स को आप फंक्शनल नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ इंडिया एंड विदाउट द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। मतलब जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे वो फंक्शनल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बिकॉज वो बेसिकली एक इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म है इन सारी कंट्रीज के दरमियान। क्योंकि अगर CPEC ने गुजरना है, आपको पता है रिसेंट ये अटैक्स भी हुए, इंडिया में भी सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो जब तक ये एक जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म नहीं होगा इस रैट्स की फोर्स के थ्रू, तो आप उस एससीओ के डिविडेंड्स नहीं ले सकते। तो उसमें जो ट्रेड वाली बात है इंडिया से ये है कि ये एक हमारी साइडलाइन समझे मीटिंग हो गई है। अब जो नेक्स्ट हमारा दोबारा जो इजलास आ रहा है वो करीब एक क्वाड आ रहा है इंडिया के अंदर, उसमें तो हम नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा एक फोरम आ रहा है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया होंगे मतलब इकट्ठे। तो ये एक पॉइंट मिल गया है कि इस पॉइंट को लेकर आप आगे चला जाए। आस्ताना पे होने जा रही है। जी जी, आस्ताना की आप बात कर रहे हैं। जी 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 जी, तो वो एक पॉइंट मिल गया है कि पाकिस्तान को और इंडिया को कि अब वो इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें। तो एससीओ का जो एक ह्यूमन, जो एक सॉफ्ट इमेज है ना पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली बहुत वीक है, बिकॉज हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वी लाई एट 164th पोजीशन, जो कि बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इतनी बड़ी लोएस्ट पोजीशन में आ गए, मतलब 193 है तो 164 पे हम हैं। तो पाकिस्तान की 241 मिलियन की पॉपुलेशन जो है वो आप
समझेंगे 5th लार्जेस्ट होते हुए इतना बिलो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है, क्योंकि हमारी सॉफ्ट इमेज नहीं है। ये जो SCO का इजलास हुआ है, इससे एक सॉफ्ट इमेज प्रमोट हुई है, और नेक्स्ट जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है। तो अब वो जो एक एलिमेंट था ना, इंडिया कह रहा था कि नई सिक्योरिटी के लिए हमें हर उस पे जो वो Yes. नीचा दिखाता था सिक्योरिटी के नाम पे, वो नेक्स्ट बड़ा इवेंट है पाकिस्तान में जो इंशाल्लाह होना है। तो इस SCO की वजह से हम उसको भी होस्ट करने के काबिल हो गए। तो इसी तरह आपकी फॉरेन पॉलिसी प्रमोट होगी, जब तक आपकी सॉफ्ट इमेज नहीं प्रमोट होगी। इंडिया की तो ऑलरेडी है, इंडिया के पास आप देखिए CEOs हैं, उनकी IT इंडस्ट्री है, एप्पल है, वहाँ फैक्ट्री लगाई है, इंडस्ट्री लगाई है अपनी। पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज इसी तरह प्रमोट होगी कि आप कंट्रीज को इनवाइट करें, वो इस कंट्री में पहले लोगों का एतमाद बहाल हो, उसके बाद फिर हम कहेंगे कि हम CPEC को भी सक्सेसफुल कर सकते हैं, हम ब्लू इकोनॉमी पर भी चल सकते हैं, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड नाउ। मतलब वाटर की जो इकोनॉमी है, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट टू कैप्चर एट दिस पॉइंट, क्योंकि अगर अभी ना किया तो हम फिर पुश बैक हो जाएंगे बहुत बहुत बुरी तरह। जी वकार साहब, इन्होंने ब्लू वाटर इकोनॉमी की बात की और फिर इंडियन ओशन की बात की, तो इंडियन ओशन के हवाले से IOR का इन्होंने जो जिक्र किया है, हम कहाँ खड़े नजर आ रहे हैं आपको? हम बड़े स्ट्रेटेजिक उस पे खड़े हैं, और उसकी वजह यह है कि जब CPEC शुरू करने की चाइना को भी ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने किया ना। उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इससे बचेंगे, और जो ट्रेड में आसानी होगी, और रसाई जो मतलब मिल सकेगी एक मल्टीलैटरल ट्रेड के लिए उनको। तो पहले भी मतलब चाइना ने जब ये ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट नहीं शुरू किया था, तो चाइना ट्रेड तो ऑलरेडी कर रहा था, लेकिन वो उसको कॉस्ट उसकी कोई मतलब आप समझें कि 100 गुना पड़ रही थी। अब जब ये CPEC आ गया है, चाबहार और ये ग्वादर फंक्शनल होंगे, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगी, एक अच्छे लाइजोनिंग रहेगी, सुलह रहेगी पाकिस्तान की, इंडिया की, और हमारी ट्रेड होती रहेगी। तो फिर यह है कि दरअंदाजी भी इंडिया की तरफ से, इंडिया भी एक जेलसी में चीज कर रहा है ना। मतलब इंडिया को जेलस होने की जरूरत तो नहीं है, मतलब इंडिया के मुकाबले में तो पाकिस्तान को आधे भी मतलब ट्रेड के पैसे नहीं मिले, लेकिन इंडिया फिर भी जेलस होता है, और वो आपने देखा यानी वो कोई भी दरअंदाजी करते हैं, और जो हमें कोई भी फायदा पहुंच रहा हो तो वो उनको जेलसी और मिर्चें लगने लग जाती हैं। तो वो मिर्चें जब नहीं लगेंगी, चाबहार पोर्ट ग्वादर के मुकाबले में काफी छोटा पोर्ट है, लेकिन जब ये दोनों कनेक्ट होंगे तो फिर एक बड़ा आउटकम निकलेगा, और उस बड़े आउटकम से मतलब अब इसमें रशिया भी, ईरान भी, बेलारूस भी, ताजिकिस्तान भी, और लैंडलॉक्ड कंट्रीज जितने भी हैं वो भी इसमें का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इस तरह फिर इन्वेस्टमेंट आएगी, और हर कोई अपने फायदे के लिए इन्वेस्ट करेगा, और उससे पाकिस्तान की जो मतलब ट्रस्ट वर्दीनेस है वो पूरी दुनिया में बढ़ेगी। मुकीद साहब, हम दूसरे प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं सर। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो TTP है सर, इसकी जो सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी रेटिंग में कमी करने की, जी इस पर ज़रा हमारे नाज़रीन को आप ब्रीफ कीजिए। देखिए, इसमें ये कि जो TTP इटसेल्फ है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो एक आप समझे वो जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है उसी की एक और आइडियोलॉजिकल ऑफशूट है। अब वो लेकिन आइडियोलॉजिकल ऑफशूट तो है, बट उनके जो प्रिंसिपल्स जो वो यूज़ करते हैं अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए, वो फोर्सफुल हैं। मतलब अटैक्स कराएं, बॉम्ब ब्लास्ट कराएं, लोगों को मारें, वो मतलब टारगेट किलिंग पाकिस्तान में, और उनका टारगेट पाकिस्तान है और वो शुरू से है। बट अब उनकी बेस हो गई है वीक, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर सेंचुरीज इन पाकिस्तान टू ऑपरेट। अब ये कि वो जो डिफरेंट और उनके स्प्रिंटर ग्रुप्स होते हैं, वो उनके ज़रिए वो एक्टिविटीज़ करते हैं डिफरेंट नामों से, जैश उल हिंद है और डिफरेंट नाम है उनके। इवन दाइश जो है वो बहुत ज़्यादा उनसे आइडियोलॉजिकली अलाइंड है, बिकॉज वो भी वायलेंस पे बिलीव करते हैं। तो पाकिस्तान में जो ये अब जिस तरह की तकरीबकारियाँ हो रही हैं, चाइनीज़ के ख़िलाफ़ हुई हैं और जगहों पे हुई हैं, तो दे आर बेसिकली यूजिंग दो स्प्लिंटर ग्रुप्स टू अटैक दीज पीपल, ताकि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेज है वो मज़ीद कमज़ोर हो। लेकिन इसको जो कॉन्फ्रंट करने का तरीका है वो 3 लेयर्स में होना ज़रूरी है। पहला काइनेटिक था, जो मिलिट्री ने बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया, काइनेटिकली उनको एलिमिनेट कर दिया। द सेकंड इज़ नॉन काइनेटिक, और जो आपको पता होगा हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था पाकिस्तानियों ने, उसमें वो जो 15 निकाती एजेंडा था, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई थी कि आपने डी रेडिकलाइज करना है अपने वो करिकुलम को, और उसमें जो आपकी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको रेडिकलिज्म प्रमोट करती हैं उनको आपने बाहर निकालना है। उसके ऊपर वर्किंग वो काइनेटिक या मिलिट्री नहीं कर सकती, उसके ऊपर वर्किंग जॉइंट
एफर्ट से चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो लोग अटैक्स वगैरह करते हैं या कोई बंदा इसमें मतलब उनको मोटिवेट करता है, तो उन लोगों की एक आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन होती है जिसकी वजह से वो अपनी जान को जी एट स्टेक लाते हैं। उसको एलिमिनेट करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप रेडिकलाइज करें और नॉन काइनेटिक मींस के ऊपर आप चीजें प्रमोट करें। फिर बहुत सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो फाटा में चल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, केपी की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से, वो सारे इसी वजह से चल रहे हैं ताकि उन लोगों को मेन स्ट्रीम एंगेज किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। बिकॉज जब तक वो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, तो आप जब तक वो ये नहीं ओन करेंगे पाकिस्तान को, तो उनमें ये फीलिंग नहीं आएगी। वो फीलिंग लेकर आने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप डी रेडिकलाइज करें, उन लोगों को सपोर्ट करें। और ये जो एक डिवीजन स्टार्ट हुई है हमारी कंट्री में, जो एक पॉलिटिकल मतलब प्लूरलिज्म जो है, पोलराइजेशन जो है, ये जो पोलराइजेशन है इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, वरना इसका फायदा आप समझे टीटीपी उठा रही है। तो दिस इज अ बिग सिग्निफिकेंस। वकार असलम साहब 30 सेकंड में बहुत इन्होंने खूबसूरत कहा है कि मतलब तकरीबकारों को सजा मिलनी चाहिए और उनका एलिमिनेट इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि वो नई नस्लों को खराब ना करें और उनको मतलब माइंड हाईजैक करके उनको इमरान के खिलाफ ना इस्तेमाल करें। जनाब मुकीत ताहिर मलिक साहब, जनाब वकार असलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कुमार पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।